सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एस टीचर केमिस्ट्री। तो पहला लेक्चर हमने लेक्चर खत्म किया था कहाँ पे? रदरफोर्ड का लिमिटेशन में। रदरफोर्ड का जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था वो हमने देखा था, फिर हमने लिमिटेशन देखा उसका। फिर आज हम देखेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल जो है वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मॉडल है बोर एटॉमिक मॉडल। वहां से एटॉम का जो स्ट्रक्चर है उसका बहुत अच्छे से कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए वो अच्छे से बताया गया है, ठीक है। तो बोर एटॉमिक मॉडल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे एग्जाम के लिए भी। जैसे कि देखिए 11 में तो इंपॉर्टेंट है ही, ये 12 में भी है। तो हम पढ़ेंगे बोर एटॉमिक मॉडल। बोर एटॉमिक मॉडल में बहुत सारा इक्वेशन है, वहाँ पे बहुत रिलेशन है, वो आगे बारी बारी बातें हम अच्छे से देंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। जैसे कि कहीं पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले दिन हमने खत्म किए थे, वीडियो खत्म किए थे, हमने बोले थे कि आइसोटोप, आइसोटोन और आइसोबार, मतलब आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन जो है वो हमने नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो आज देखते हैं कि आइसोबार, आइसोटोप क्या है। आइसोटोप, आइसोटोप क्या है? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मतलब जेड एंड डिफरेंट डिफरेंट atomic mass. Okay. Example, as for example, 1H1, 1H2, 1H3, ये सब है आइसोटोप, हाइड्रोजन के आइसोटोप है। जहाँ पे क्या है, एटॉमिक नंबर जो है वो हमारा सेम है मगर मास डिफरेंट डिफरेंट है। अब देखते हैं कि आइसोबार, आइसोबार इसका उल्टा होता है। क्या होता है? सेम एटॉमिक मास, एटॉमिक मास जो सेम होता है मगर डिफरेंट, बट डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है। एज फॉर एग्जाम्पल क्या क्या आर्गन, आर्गन का एटॉमिक मास 40, इसका एटॉमिक नंबर 18, क्रिप्टन 40, 19। ये है हमारा आइसोबार। अब देखिए आइसोटोन, आइसोटोन, आइसोटोन मतलब सेम न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसका न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का जो नंबर है वो हमारा सेम है, ठीक है। बट एटॉमिक नंबर एंड मास आर डिफरेंट। एटॉमिक नंबर और मास डिफरेंट होगा मगर जो न्यूट्रॉन है वहां पे वो सेम होगा। एज फॉर एग्जांपल 15 in 7 16 देखिए 15 यहाँ पे 15 अलग है, अलग एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर अलग, एटॉमिक मास अलग, मगर न्यूट्रॉन जो है 15 माइनस 8 और 16 माइनस 8 क्या होता है? मतलब ये हमारा न्यूट्रॉन, यहाँ पे भी 8 न्यूट्रॉन है, यहाँ पे 8 न्यूट्रॉन है, तो हमारा न्यूट्रॉन नंबर जो है वो सेम है। तो ये था हमारा आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोप। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ये ज्यादा कुछ हार्ड चीज नहीं है, कठिन नहीं है, एकदम बेसिक सी चीजें है कि यहाँ पे आइसोटोप जो है वहाँ पे एटॉमिक नंबर जो है सेम रहता है मगर एटॉमिक मास जो है अलग अलग, ठीक है। आइसोबार जो है उसका उल्टा कि एटॉमिक मास यहाँ पे डिफरेंट है, एटॉमिक मास यहाँ पे सेम है मगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, ठीक है। और जो आइसोटोन हम देखेंगे तब क्या होता है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रहेगा बट एटॉमिक नंबर एंड मास आर डिफरेंट। देखिए रदरफोर्ड ने जो लिमिटेशंस, रदरफोर्ड को जो लिमिटेशंस हमने देखा वो वहां पे लिमिटेशंस क्या था कि रदरफोर्ड ने जो एटम का स्टेबिलिटी है, एटम का स्टेबिलिटी नहीं बता पा रहे, एक्सप्लेन नहीं कर पाया था एटम का स्टेबिलिटी। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम है वो इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। इन्होंने लिमिटेशन, रदरफोर्ड का एक नंबर लिमिटेशन क्या था कि ही कैन नॉट एक्सप्लेन
द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उन्होंने रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि ये जो प्लस चार्ज है, जो सेंट्रल है, सेंटर में प्लस है जो कि प्रोटॉन, और बाहर इलेक्ट्रॉन हमारा सराउंडिंग है, घूम रहा है। ठीक है, ये घूमते घूमते जब एनर्जी लॉस होता जाएगा, एनर्जी लॉस जब होता जाएगा तब एक वक्त ऐसा है कि प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन है कोलाइड हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मगर ऐसा होता नहीं, क्यों नहीं होता? तो ये इन्होंने जो स्टेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन का एक एटम के अंदर वो नहीं बता पाए थे। सेकंड क्या नहीं बता पाया था? ही कैन नॉट एक्सप्लेन, he cannot explain hydrogen spectrum। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन्होंने बता नहीं पाया। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मतलब किसी भी गैस में अगर कुछ लाइट हमने कुछ लाइट पड़ी किसी भी गैस में, तब क्या होता है कि वहां से कुछ वेव्स स्पेक्ट्रम दिखाई पड़ती है। वहां पे कुछ वेव्स, कुछ स्पेक्ट्रम दिखाई पड़ती है, कुछ स्पेक्ट्रम नहीं पड़ती है। वो जो स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन का वो इन्होंने नहीं बता पाया था, तो ही कैन नॉट एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ओके, ये दोनों था इसका डिमेरिट्स और लिमिटेशन। ओके, इसके ऊपर अब इसके बाद क्या आया? बोर्स है। बोर ने बहुत अच्छी अच्छी बात करी थी। ठीक है, तो बोर का जो पोस्टुलेट्स है वो एक वक्त देख लेते हैं। ठीक है, बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट था कि एटम हैव ए वेरी स्मॉल सेंट्रल कोर कॉल्ड न्यूक्लियस। कि एटम के अंदर एक स्मॉल सेंट्रल कोर है जिसको कहते हैं न्यूक्लियस। ये कोई नया चीज नहीं, सर रदरफोर्ड ने बताया था। रदरफोर्ड ने भी यही बताया था कि सेंट्रल में सेंट्रल कोर है जहाँ पे जितना पॉजिटिव चार्ज है एटम का वो यहीं पे है सेंट्रल में, और उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। सेकंड क्या बोला? सेकंड पोस्टुलेट से था इलेक्ट्रॉन स्टे electron stays in a particular orbit. There is no emission and absorption of energy। इन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है वो पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही घूमता है। पर्टिकुलर एक ऑर्बिट है वहीं पे घूमता है, न्यूक्लियस के सराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड घूमता रहता है इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में। ठीक है, पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमता है। मगर रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन घूमता है, अब कोई ऑर्बिट नहीं है, चाहे कहीं भी घूमता रहता है। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूमता रहता है, ये बताया था रदरफोर्ड ने। मगर इन्होंने क्या बताया कि नहीं, एक फिक्स्ड जगह है, एक फिक्स्ड ऑर्बिट है, वहीं पे इलेक्ट्रॉन घूमता है, और जहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब भी नहीं होता है, एनर्जी एमिट भी नहीं करता, एनर्जी एब्जॉर्ब भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये कहा था हमारे बोर ने। बोर ने कहा था कि एक पर्टिकुलर ऑर्बिट है एटम में, वो ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है न्यूक्लियस के अराउंड। ओके, अब तीसरा क्या बताया था? The electron can move only in that orbit angular momentum is multiple of h/2π। इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में मूव करेगा जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम है h/2π। ये उसी ऑर्बिट में मूव करेगा जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम है h/2π। ठीक है,
h अपन 2 पाई जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हमारा मूव करेगा। एंगुलर मोमेंटम क्या है ये भी हम बताएंगे। ये है हमारा h अपन 2 पाई। ठीक, अगर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकाल लें तो ये क्या होगा यहाँ पे h अपन 2 पाई। अगर हमने सेकंड ऑर्बिट के लिए बोले सेकंड ऑर्बिट तब क्या होगा 2h अपन 2 पाई। थर्ड ऑर्बिट के लिए बोले तो 3h अपन 2 पाई। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h मतलब n टाइप 1 2 3 से n तक हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मगर ऐसा नहीं होगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा इंटीग्रल 2 से 1 में आएगा, मगर यहाँ पे नहीं इसके बीच में नहीं फंस करेगा कि 2 से गया 3 में, नहीं इसके अंदर यहाँ पे रहेगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एक फिक्स्ड ऑर्बिट है, बोर ने बताया इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट है, जहीं पे वो जा सकता है कहीं पे नहीं। वो तो रदरफोर्ड ने बोला था कहीं पे इलेक्ट्रॉन रह सकता है, मगर इन्होंने क्या बताया फिक्स्ड एनर्जी है वहां पे, इसीलिए अगर ये इलेक्ट्रॉन चाहे तो यहाँ पे आ सकता है या फिर यहाँ पे, मगर बीच में कहीं पर नहीं रह सकता, इसीलिए यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं आ सकता, क्योंकि 1.5 नहीं आएगा, 2.5 से नहीं आएगा। अगर हमने इसका एंगुलर मोमेंटम निकाला तो इसके इंटीग्रल मल्टीपल होगा h अपन 2 पाई से, मतलब या तो 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब है क्या एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। ओके, एंगुलर मोमेंटम जो है उसको हम एल से डिनोट करते हैं, मगर ये हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम ऐसे लिखते हैं क्रॉस। ठीक है, तो एल वेक्टर एल इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी, ये है हमारा मोमेंटम। क्या हम तो जानते हैं कि जो आर है पी मतलब एम वी। ठीक है, पी मतलब एम वी। अब क्रॉस मतलब क्या होगा साइन थीटा होगा, क्रॉस मतलब साइन थीटा, आर एम वी साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे एक एटम है, ठीक है, इसका वेलोसिटी है v। ठीक है, v वेलोसिटी है, मास m, v वेलोसिटी, रेडियस है r। ठीक है, ऐसे भी इधर भी जा रहा है, इधर से भी जा रहा है। ठीक है, वेलोसिटी v, m मास एंड r रेडियस, बस इधर से भी जा रहा है, ऐसे ही मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो एंगल है देखिए, एंगल कितने का है 90 डिग्री का, यहाँ पे एंगल कितने का 90 डिग्री का, तो यहाँ पे साइन थीटा में क्या आएगा साइन 90 डिग्री। ओके, आर एम वी साइन 90 मतलब एम वी आर, तो एंगुलर मोमेंटम मतलब एम वी आर। और हम वहां पे क्या देखे थे कि एंगुलर मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब n, हम n लेते हैं n h अपॉन 2 पाई। तो अगर l इज इक्वल टू n h अपॉन 2 पाई तो l इज इक्वल टू क्या है एम वी आर, मतलब हम लिख सकते हैं कि एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, ये हमारा एक इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बहुत जगह हमारा काम आएगा। अब इसका वैल्यू भी हम कैलकुलेट करके देखेंगे इसका वैल्यू क्या है। ठीक है, तो चलिए इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इक्वेशन है, हाइड्रोजन के लिए निकालते हैं, फॉर हाइड्रोजन एटम। ओके, चलिए एन मतलब क्या है हाइड्रोजन का एन, देखिए एच क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट है। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है ये भी हम बाद में देखेंगे, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे जो आर है एटम का रेडियस, एटॉमिक रेडियस, वेलोसिटी ऑफ एटम, मास ऑफ एटम, ओके। तो यहाँ पे हम अगर इसको वैल्यू निकालें तो देखिए एन एच मतलब 1 इंटू एच, प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू है प्लैंक्स
कांस्टेंट एच का वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल। 1 इंटू, तो यहाँ पे क्या है, हर जगह होगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए 2 इंटू 3.4। इसको अच्छे से जब हम कैलकुलेट करेंगे 1.05 टू 10⁻⁻30 kg मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। ओके, ये हमारा पास आएगा। ओके, चलिए, तो ये है हमारा मोमेंटम का वैल्यू। ये भी हमें निकालना। इक्वेशन क्या था, mvr इज इक्वल टू nh/2π। ओके, ठीक है, भूल गए, ये जो एन है, एन यहाँ पे हमारा है शेल, शेल के लिए। ठीक है, शेल, जिस शेल का बात करेंगे उसी शेल का नंबर यहाँ पे आएगा। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस प्रोवाइड centripetal force। ओके, न्यूक्लियस बाहर में इलेक्ट्रॉन है, एक फोर्स है सेंट्रीपेटल फोर्स, जो सेंटर की तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है, सेंटर की तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस के अराउंड घूमता रहता है। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच एक फोर्स होता है, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब वो फोर्स को सेंट्रीपेटल फोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं और ये घूमता रहता है। ओके, यही फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये दो चीज यहाँ पे, एक Q1 है, एक Q2 है, बीच का जो रेडियस है, इसको हम, बीच का जो डिस्टेंस है वो हम कहते हैं R। ओके, देन यहाँ पे हम देखेंगे कि जो फोर्स है 1/4π ε0 Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर फोर्स, जिसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखिए, ये एक एटम तो है ना, ये एक मास, एक वेलोसिटी में, एक मास, इसका एक वेलोसिटी, एक मास है, और एक फिक्स्ड रेडियस है जहां पे वो घूमता रहता है, जिसके वजह से घूमता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसका सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है, m v स्क्वायर डिवाइड बाय r। तो हमको पता चल गया कि सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन क्या है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, हमने जान लिया। तो ये भी हमको अच्छे से नोट करना पड़ेगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन क्या है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इक्वेशन क्या है। चलिए ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, देन इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, डिस्टेंस r है, और एक प्रोटॉन क्या कितना है यहाँ पे, जितने जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका एक नंबर यहाँ पे प्रोटॉन रहेगा। तो हमने एटॉमिक नंबर को किससे, z से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ZE नंबर ऑफ, क्लास ऑफ ZE नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, और डिस्टेंस का अंदर क्या है, इसके बीच का रिलेशन डिस्टेंस क्या है, r। ठीक है, इन दोनों के बीच का रिलेशन। अब देखिए, हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वही सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, हम कर सकते हैं, इसको इक्वल कर सकते हैं दोनों को। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइड बाय r। ओके, देखिए 4πε0 z
सॉरी Q1 कितना है, Q1 ये तो हमारा Q1 है, ये Q2 है, तो E जेड ई आर स्क्वायर एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। देखिए यहाँ पे क्या 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर आर स्क्वायर एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो ये है हमारा और इक्वेशन। ओके, हमारा 2 नंबर इक्वेशन। 2 नंबर इक्वेशन हमारा क्या है 1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर आर। ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। फिर भी कहा जाता है कि while electron revolving particular orbit neither gain energy nor loss। जब किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा अराउंड न्यूक्लियस, तब वहां पे ना वो एनर्जी गेन करेगा ना वो एनर्जी लॉस करेगा। जो फिक्स्ड जो एनर्जी है, पर्टिकुलर जो एनर्जी, उसी से वो रिवॉल्व करेगा। इसलिए इस ऑर्बिट को हम लोग कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट क्योंकि जिसका सेल है n इक्वल टू जब 1 है तब ये k, n इक्वल टू 2 मतलब l, n इक्वल टू 3 मतलब m, ऐसा। ये सब है हमारा स्टेशनरी ऑर्बिट, जहाँ पे हमारी एनर्जी जो कि है फिक्स्ड रहता है, ना गेन करता है ना लॉस करता है। ओके है एन इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू another orbit of higher energy with absorption of energy and can jump one orbit to another orbit of lower energy with losing of energy। इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है, एक लोअर ऑर्बिट से वो हायर ऑर्बिट में जा सकता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जा सकता है, और फिर एनर्जी को लॉस करके वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ सकता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता है तो वो एनर्जी गेन करते हुए जाता है। ओके, तो आज का जो वीडियो, वो जो पोस्टुलेट्स था उसको हम अच्छे से समझाने की कोशिश करें। और यहाँ पे दो इक्वेशन आया। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक फोर्स का क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका mv स्क्वायर बाय r। ये भी दो इक्वेशन है, इसको भी याद रखना पड़ेगा आप लोग। तो ये जो इक्वेशंस है ये हर पल काम आएगा, हमारा मैथ्स में काम आएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि बोर मॉडल का इंपॉर्टेंस क्यों है, उसका लिमिटेशन क्या है, फिर आगे बढ़ेंगे हम धीरे धीरे। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।